हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर के बेटा वो सभी टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में उनसे क्वेश्चन आते हैं, उन सभी को हम एक एक करके फुल कॉन्सेप्ट के साथ और उन पर बेस्ड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके साथ इस वन शॉर्ट वीडियो में हम सभी टॉपिक को फिनिश करने वाले हैं। सो बेटा, अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, लेक्चर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो बेटा, इस चैप्टर के सभी टॉपिक को फिनिश करने के बाद आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री नोट्स बाय श्रवण सर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जा करके उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी स्टडी को और अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बेटा, जो रदरफोर्ड थे वो अपने मॉडल ऑफ एटम में स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं समझा पाए और दूसरा स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को वो नहीं समझा पाए। ये दो मेन रीजन थे और इन्हीं दो पॉइंट्स को समझने के लिए बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। सो बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एंड स्टेबिलिटी ऑफ एटम को समझाया। कैसे समझाया, उसके लिए बोहर ने कुछ पोस्टुलेट दिए। तो एक एक करके हम बोहर के पोस्टुलेट को समझते हैं। तो बेटा, बोहर का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम के लिए, उसमें बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। यानी कि जो हमारा एटम का स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, ऑर्बिट है, और इन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व होता है ना। इसलिए बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स, दीज आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है उसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। सेकंड पोस्टुलेट जो था इनका, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। NH/2π। इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा NH/2π के। यहां पर n क्या है बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं नंबर ऑफ सेल। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 होती है, सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 होती है और थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 3 एंड फोर्थ ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 4 होती है। तो बेटा, इन्होंने बताया कि MBR इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, NH/2π होता है, NH/2। M यहाँ पे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और R क्या है, रेडियस, और N यहाँ पर जो है बेटा वो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। N क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। सो बेटा, इस फॉर्मूले से हम जो है किसी भी ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू डिफरेंट ऑर्बिट के लिए डिफरेंट है, जिन्हें हम n की जगह पे प्लेस करते जाएं और पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड हो जाएगा। ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 11th हो या जेई हो या नीट हो, इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो सेकंड पॉइंट बेटा क्लियर हो गया। नेक्स्ट पोस्टुलेट जो था बोहर का, बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट देन एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेंगे उस समय उनकी एनर्जी क्या होगी। तो बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी से यानी कि E1 से E2 में जंप करेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो E2 से E1 में जंप करेगा तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा।
तो यहाँ पर बेटा जब इलेक्ट्रॉन जो है E2 से E1 ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन E1 से E2 ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि अगर हमें टोटल एनर्जी फाइंड करनी है कि टोटल एनर्जी क्या होगी, तो हम क्या करें, E हायर माइनस E लोअर एनर्जी कर देंगे, तो हमें टोटल एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की इमिटेड और एब्जॉर्ब एनर्जी हमें पता है कि किस कंडीशन में होती है, और टोटल एनर्जी हमें यहां से पता चल जाएगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट जो था बेटा बोहर का, वो है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, व्हेन इलेक्ट्रॉन revolving a particular orbit and electron neither gain energy nor loss energy, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को गेन करेगा और ना ही एनर्जी को लॉस करेगा। ये इनका फोर्थ पोस्टुलेट था। फिफ्थ पोस्टुलेट जो था बोहर का, वो था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड, यानी किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। तो ये 5 पोस्टुलेट बोहर ने दिए एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड। सो बेटा बोहर मॉडल ऑफ एटम के ये 5 पोस्टुलेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। सो बेटा लिमिटेशन इनकी ये थी कि जो बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया वो ओनली एक्सप्लेन करता था उन एटम्स एंड आयन को जिनके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन था। तो फर्स्ट इनकी जो लिमिटेशन थी वो क्या थी, बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर atomic model only explain those atoms and ions which have only 1 electron, only 1 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कि ऐसे एटम और आयंस को इन्होंने एक्सप्लेन किया जिनके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो। लाइक हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम पे 1 प्लस का चार्ज लगा दें तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। लिथियम पे 2 प्लस के चार्ज, इसके पास भी अब 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ऐसे एटम एंड आयन को ये एक्सप्लेन कर पाए, और जिनके पास 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे उनको बोहर नहीं एक्सप्लेन कर पाए। सेकंड लिमिटेशन जो थी बेटा, बोहर कैन नॉट एक्सप्लेन जीमान इफेक्ट। ये जीमान इफेक्ट क्या था बेटा, तो जीमान इफेक्ट जो होता है बेटा वो होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम बोलते हैं जीमान इफेक्ट। क्या होता है जीमान इफेक्ट? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। थर्ड लिमिटेशन थी, बोहर कैन नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। ये 3 लिमिटेशन थी। तो बेटा स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? स्टार्क इफेक्ट जो होता है वो भी क्या है कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो वो हमारा स्टार्क इफेक्ट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो वो हमारा जीमान इफेक्ट होता है। ये था बेटा बोहर का एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं बेटा बोहर एटॉमिक मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चन। सो बेटा बोहर एटॉमिक मॉडल के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम।
कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H एटम He प्लस एंड Li प्लस प्लस इन जूल पर एटम। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए करनी है, और एटम हमारे पास कौन से हैं? H एटम है, He प्लस एटम है एंड Li प्लस प्लस एटम है। तो बेटा एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी इक्वल टू -2.18 इंटू 10 द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। ये हमारा फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को हम यूज करके इन सभी एटम्स के लिए एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर फर्स्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं फॉर H एटम, है ना। अब बेटा H एटम के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? Z यानी कि एटॉमिक नंबर 1 होता है और ऑर्बिट हमारा कौन सा है? 1, यानी कि n की वैल्यू भी हमें पता है और Z की वैल्यू भी पता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें हम -2.18 इंटू 10 द पावर -18 और Z स्क्वायर है तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आया -2.18 इंटू 10 द पावर -18 जूल पर एटम। ये H एटम के लिए हमने एनर्जी फाइंड कर ली। अब सेकंड हमारा क्या है बेटा? फॉर He प्लस, फिर हमें पता होना चाहिए Z एंड N की वैल्यू। तो N की वैल्यू तो 1 है और Z He के लिए कितना होता है? 2। तो फॉर्मूले में अप्लाई करो 2.18 इंटू 10 द पावर -18 इंटू, है ना, Z कितना है इसका? 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 4। तो ये हो जाएगा -2.18 इंटू 10 द पावर -18 इंटू 4। अब 4 से हम क्या करें? इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा 8.72 इंटू 10 द पावर -18 जूल पर एटम। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? अब थर्ड के लिए, थर्ड हमारा क्या है? फॉर Li प्लस प्लस। तो यहां पे भी हम फॉर्मूला अप्लाई करें -2.18 इंटू 10 द पावर -18 और Li के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9। तो -2.18 इंटू 10 द पावर -18 को हम क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर बेटा हमें जो एनर्जी मिलेगी वो हो जाएगी -19.62 इंटू 10 द पावर -18 जूल पर एटम। यहाँ पे कितनी है? -8.72। तो इस तरह से बेटा हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है H एटम, He प्लस एंड Li प्लस प्लस के लिए कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम बोहर एटॉमिक मॉडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li प्लस प्लस इन जूल पर मोल। यानी कि अभी जो हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी H एटम, He एटम एंड Li एटम के लिए, वो एनर्जी हमारी किसमें थी बेटा? जूल पर एटम में थी। किसमें थी? जूल पर एटम में। अभी हमें क्या करना है? एनर्जी कैलकुलेट करनी है थर्ड ऑर्बिट के लिए, है ना। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li प्लस प्लस इन जूल पर मोल में हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो बेटा जूल पर मोल में जब हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमारा जो एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। क्या फॉर्मूला होता है? एनर्जी इक्वल टू -1.312 इंटू 10 द पावर 6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर जूल पर मोल। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं जब जूल पर मोल में हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी होती। तो बेटा Li प्लस प्लस है और N हमारा क्या है? थर्ड ऑर्बिट है। तो N के लिए वैल्यू कितनी होगी? 3 हो जाएगी, और Z जो होगा वो Li का कितना होता है? 3 होता है। अब इस फॉर्मूले में हम इन वैल्यू को पुट करेंगे और एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ क्या होगा? -1.312 इंटू 10 द पावर 6 इंटू
जेड यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू भी कितनी है 3 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या बनेगा माइनस 1.312 इंटू 10 द पावर 6 और 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 अपॉन 9, ये 9 से 9 कैंसिल और यहां पर वैल्यू आएगी बेटा माइनस 1.312 इंटू 10 द पावर 6 जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li प्लस प्लस, यानी कि यहां पर हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो बेटा रेडियस कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 52.9 अपॉन जेड पिकोमीटर, यानी कि यहां पर रेडियस जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारी रेडियस होगी पिकोमीटर में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस, यानी कि He प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर क्या करें फॉर He प्लस है ना, फॉर He प्लस, तो He प्लस के लिए n जो है हमारा वो कितना हो गया 1 हो गया, z कितना होता है He का 2 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है, तो n हमें पता चल गया z हमें पता चल गया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लूं तो क्या बनेगा R इक्वल टू n की वैल्यू यहां पर कितनी है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू 52.9 कितना 52.9 और अपॉन z की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 1 होता है, तो यहां पर जो वैल्यू बनी वो 52.9 अपॉन 2 बनी। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो ये हमने क्या किया कैंसिल कर दिया, तो हमें आंसर क्या मिल गया 26.45 पिकोमीटर। अब ये कह रहा है सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li प्लस, तो यहां पर फॉर Li पे कितने चार्ज है बेटा 2 प्लस के हैं, ठीक है ना, इसके लिए हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू जो होगी यहाँ किसके है सेकंड ऑर्बिट है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और z इक्वल टू Li का कितना होता है 3 होता है ना, Li का z कितना होता है 3। तो अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर ले तो ये R इक्वल टू क्या हो जाएगा n हमारा 2 है तो 2 स्क्वायर इंटू 52.9 अपॉन 3 ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 52.9 अपॉन 3 है ना, 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बचा 3 7 जा 21 पॉइंट, 3 6 जा 18, फिर 1 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये हमारा आ गया कितना 17.633। तो R इक्वल टू क्या बना 17.633 इंटू 4, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करें मल्टीप्लाई कर लें है ना, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आंसर आएगा हमारा 70.53 पिकोमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा कि रेडियस को हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके सो बेटा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन की रेडियस डिफरेंट ऑर्बिट के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं, इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बेटा कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, यानी He प्लस के सेकेंड ऑर्बिट के लिए हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी का बेटा यहाँ जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इक्वल टू 2.19 इंटू 10 द पावर 6 इंटू z अपॉन n, और ये होती है बेटा हमारी मीटर पर सेकंड में। किसमें होती है मीटर पर सेकंड में। तो ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ऑर्बिट कौन सा है सेकंड, तो n इक्वल टू 2 हो गया, और z जो है हीलियम के लिए कितना होता है 2 होता है, यानी कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2 है। तो n एंड z की वैल्यू अब हम इस वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में यूज करेंगे और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 2.19
10 द पावर 6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन एन हमारा कितना है 2, तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया 2.19 इंटू 10 द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी HE प्लस है ना, इस सेकेंड ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा रेडियस पर बेस्ड है, बट इससे पहले जो हमने रेडियस पर बेस्ड क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, सेम फॉर्मूला लगेगा या डिफरेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है बेटा कि कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बोहर्स ऑर्बिट ऑफ एच एटम, यानी कि यहाँ हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ एच एटम, बोहर ऑर्बिट के लिए। तो यहाँ पर बेटा जो रेडियस हम कैलकुलेट करते हैं वो एंगस्ट्रॉन्ग में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये होता है एंगस्ट्रॉन्ग में। तो बेटा एच एटम के लिए हमें रेडियस फाइंड करनी है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर हम फाइंड करें तो R इक्वल टू एन की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 हो जाएगी, तो 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर कितना 1 और अपॉन 1, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया और ये आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये हमने फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट कर ली। अब सेकंड ऑर्बिट के लिए तो हम R1 R2 कर देते हैं, तो सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या होगा R2 होगा, तो R2 को भी हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूले में से हम उसको फाइंड करेंगे। तो R2 है तो किसके लिए है सेकंड ऑर्बिट के लिए, तो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करो 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू कितनी 1, क्योंकि एच एटम ही है, तो ये बनेगा 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा बेटा 2.116 एंगस्ट्रॉम। अब ऐसे ही हम थर्ड ऑर्बिट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.529 इंटू एन की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर अपॉन 1। अब 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 0.529 इंटू 9, और इसको बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 4.761 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से बेटा जब क्वेश्चन में रेडियस कैलकुलेट करनी होगी और वहां पर बोहर ऑर्बिट की बात होगी तो हम एंगस्ट्रॉम में रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। हम पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो बेटा डी ब्रॉगली ने ये कहा कि अगर कोई स्मॉल मूविंग पार्टिकल है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई डस्ट पार्टिकल, उसका नेचर 2 टाइप का होता है। एक तो वो पार्टिकल के जैसे बिहेव करता है या फिर वो वेव के जैसे बिहेव करता है, यानी कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स कैन बिहेव लाइक अ वेव और अ पार्टिकल, ऐसा डी ब्रॉगली ने कहा। सो बेटा डी ब्रॉगली ने अपनी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए क्या किया कि अल्बर्ट आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी E इक्वल टू mc² उसको लिया, और प्लैंक की जो इक्वेशन थी एनर्जी की E इक्वल टू hc/λ उस इक्वेशन को लिया, और उन दोनों इक्वेशन की हेल्प से अपनी इक्वेशन को उन्होंने प्रूव किया। कैसे? जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन क्या थी बेटा, E इक्वल टू थी mc², क्या थी E इक्वल टू mc², ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और प्लैंक की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, E इक्वल टू hc/λ। ये 2 इक्वेशन डी ब्रॉगली ने ले ली। अब यहाँ पर क्या है, एनर्जी यहाँ पे भी फाइंड हो रही है, एनर्जी यहाँ पे भी फाइंड हो रही है। तो चूंकि दोनों में एनर्जी फाइंड हो रही है इसलिए इन्होंने क्या किया, इसको mc² को कर लिया hc/λ के इक्वल। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि c से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से जब हम लैम्डा फाइंड करेंगे तो ये बनेगा हमारा h/mc। यहाँ पे बेटा जो h है वो क्या है, हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये हमारी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। m यहाँ पर जो बेटा है वो है हमारा क्या, मास ऑफ फोटोन। m क्या है, मास ऑफ फोटोन है।
और c यहां पर क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो c इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इतना समझ में आ गया। अब बेटा क्या हुआ कि लैम्डा इक्वल टू जो h बाई एम सी था, तो c को इन्होंने क्या किया, v से रिप्लेस किया। क्या किया, v से रिप्लेस किया, क्योंकि v जो है वेलोसिटी ऑफ क्या है, पार्टिकल है। अगर हम c की जगह v यूज करेंगे तो यूनिवर्स का कोई भी स्मॉल मूविंग पार्टिकल है उसके लिए हम इजिली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू हो गया h अपॉन एम वी हो गया। यहां पे जो v है वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ओके बेटा, चूंकि P इक्वल टू होता है mv, P इक्वल टू क्या होता है, mv, इसलिए यहां क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन P हो गया। और P हमारा क्या है, मोमेंटम है। P क्या है हमारा, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है। क्लियर। तो ये इक्वेशन डी ब्रोगली ने हमें दी वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। सो बेटा, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर में डी ब्रोगली इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम करते हैं बेटा डी ब्रोगली इक्वेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा बेटा, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ moving particle whose wavelength is 1 नैनोमीटर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में गिवन डाटा को फाइंड करते हैं। तो यहां पर बेटा वेवलेंथ यानी कि लैम्डा हमें गिवन है। लैम्डा हमारा कितना है, 1 नैनोमीटर है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। कन्वर्ट कर लिया। h की वैल्यू यानी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है। और फाइंड क्या करना है, मोमेंटम यानी कि p यहां से हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो बेटा, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन p होता है। यही हमारी क्या थी, डी ब्रोगली इक्वेशन। तो यहां पर बेटा p फाइंड करना है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड अपॉन लैम्डा हमारा कितना है, 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो क्या होगा, यहां पर 6.6 इंटू 10⁻34 है, और ये पावर हमारी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10⁹ और इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहां पर 34 माइनस क्या हो जाएगा, 9, तो पावर कितनी बचेगी, -25। तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻25 kg मीटर सेकंड इनवर्स। ये हमारा क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा। हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि बॉल है, अगर हम उसको एयर में फेंकें, या फिर कोई कार है जो मूव कर रही है एक डेफिनेट पाथ से, तो उसकी पोजीशन एंड मोमेंटम को हम किसी भी टाइम एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं। ये तो एक कॉमन पॉइंट हुआ जो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड है। बिकॉज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल मूविंग पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। यानी कि अगर कोई स्मॉल मूविंग पार्टिकल है, तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग हम उस स्मॉल मूविंग पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम का साइमल्टेनियसली एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का मेन कॉन्सेप्ट ये था बेटा कि किसी भी स्मॉल मूविंग पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम का कैलकुलेशन एक साथ पॉसिबल नहीं है। हाइजेनबर्ग ने एक इक्वेशन गिवन की, डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू होगा h अपॉन 4 पाई के।
यहाँ पे डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, जो कि इक्वल है किसके, h अपॉन 4 पाई के। या फिर हम ये कह सकते हैं क्योंकि p जो होता है वो हमारा क्या है, मोमेंटम है, और p इक्वल टू होता है किसके, mv के, तो यहाँ पर फॉर्मूला ये चेंज होकर के बन जाएगा m डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। इस फॉर्मूले को हाइजेनबर्ग ने दिया। तो बेटा हाइजेनबर्ग ने जो इक्वेशन दी, उस इक्वेशन में जो डेल्टा एक्स था वो हमारा क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, और डेल्टा पी जो है वो क्या है बेटा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और m जो है बेटा वो क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल यानी कि जो स्मॉल मूविंग पार्टिकल है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा। डेल्टा v इक्वल टू क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है आपको समझ में आ गया होगा, और उसकी इक्वेशन भी आपको समझ में आ गई होगी, और उस इक्वेशन में जो डेल्टा पी, डेल्टा एक्स, डेल्टा वी, एम है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एच यहाँ पर जो है बेटा वो है प्लैंक कांस्टेंट। तो बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं स्मॉल मूविंग पार्टिकल का, और कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बेटा दो फैक्ट हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। फर्स्ट फैक्ट ये है कि जब वेलोसिटी या फिर मोमेंटम एक्यूरेटली हम डिटरमाइन करेंगे तो उस कंडीशन में जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होगी वो हाई हो जाएगी। या फिर हम ये कहें कि जब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हम एक्यूरेटली कैलकुलेट करेंगे तो उस कंडीशन में अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हाई हो जाएगा। एक फैक्ट ये है इसका, क्योंकि हम दोनों का एक्यूरेट एक साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो एक एक्यूरेटली कैलकुलेट करेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और सेकंड फैक्ट इसका यह है बेटा कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट था, क्योंकि बोहर एटॉमिक मॉडल में बोहर ने ये कहा कि किसी भी स्मॉल मूविंग पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम का हम एक साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं, जबकि हाइजेनबर्ग में ऐसा नहीं है। सो ये था बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फुल कॉन्सेप्ट। अब हम करते हैं बेटा इस पर बेस्ड क्वेश्चन। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻31 kg. Calculate the uncertainty in its velocity if the uncertainty in its position is of the order of ±10 picometer. तो बेटा जब हम किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि उस क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ना है। अगर एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसे 2 टाइम पढ़ो, 3 टाइम पढ़ो, और जब आप क्वेश्चन पढ़ लो तो फिर इजिली आप उस क्वेश्चन के डाटे को फाइंड कर सकते हो, और जैसे ही आप डाटा फाइंड कर लोगे आप उस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। इसका डाटा फाइंड करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर बेटा गिवन है इलेक्ट्रॉन का मास, और वो मास कितना है 9.1 into 10⁻31 kg। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास गिवन। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पर हमें अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी दैट मीन्स डेल्टा v हमें कैलकुलेट करनी है। इफ द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, यानी कि डेल्टा x यहाँ पर हमें गिवन है, और डेल्टा x कितना गिवन है ±10 पिकोमीटर, दैट मीन्स यहाँ पर 10 पिकोमीटर है। अब इस पिकोमीटर को हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, मीटर में। तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻12 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 into 10⁻12 मीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और h की वैल्यू जो होती है बेटा प्लैंक कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू होती है 6.6 into 10⁻34। इतना आपको इस क्वेश्चन में डाटा गिवन है। तो ये जो डाटा गिवन है, इस गिवन डाटा के बेस पे यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का अप्लाई होगा, जो कि होता है m इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा x इक्वल टू h अपॉन 4 पाई।
ये इसका फॉर्मूला होता है। सो बेटा यहां पर m इंटू डेल्टा वी जो है वो डेल्टा वी जो है वो इक्वल होता है डेल्टा पी के, और डेल्टा पी क्या है, मोमेंटम है, यानी कि इसकी भी रिक्वायरमेंट हमें किसी न्यूमेरिकल में हो सकती है। सो यहाँ पर बेटा हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब यहां से हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा वी फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले को अरेंज कर लो, तो ये डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई इंटू m इंटू डेल्टा x, ये हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में गिवन डाटे को पुट कर लो। तो जो गिवन डाटा है वहां पर बेटा डेल्टा v इक्वल टू हमें फाइंड करना है ना, और h की वैल्यू हमारी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होती है, अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमारी होती है 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, इंटू डेल्टा x हमारा कितना है 10 इंटू 10⁻12। ये हमने गिवन डाटा को इस फॉर्मूले में पुट कर लिया। अब इसे सॉल्व कर लो। तो डेल्टा v इक्वल टू क्या होगा कि ये जो -31 और -12 है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस कितना बनेगा, 31 और 12 है ना, 43, -43 बनेगा। और इस -43 को हम अपर साइड अगर शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 प्लस 43, ठीक है ना, अपॉन क्या वैल्यू बची है यहाँ पे फिर से 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इस पॉइंट से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है ना, और जो कैंसिल होने वाला है उसको हम यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं। तो 2 से कैंसिल कर लें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6, तो ये हो गया हमारा 33 है ना। ये जो वैल्यू बनी कितनी हुई 33 इंटू 10 द पावर, अब प्लस का 43 है माइनस का 34 है, तो रिमेनिंग कितना बचा 9, वो भी 9 किसका होगा प्लस का, तो 10 द पावर 9 अपॉन यहां पे क्या बचेगा, ये 10 है 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा 3.14 इंटू 91 इंटू 20। अब यहाँ पर जो डिजिट है उस डिजिट को कट करना थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए हम क्या करें कि यहाँ पर हम सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन कर लें और मल्टीप्लीकेशन करके उसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो 3.14 इंटू 91 इंटू 20 का जो मल्टीप्लीकेशन है बेटा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम करते हैं डेल्टा v इक्वल टू 33 इंटू 10 द पावर 9 अपॉन इसकी वैल्यू आएगी 5714.8, ठीक है ना। अब यहां से अगर हम बेटा पॉइंट रिमूव कर दें तो यहाँ पर एक 0 इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कट होने वाला हो तो पहले कट कर लेते हैं फिर डिवाइड करते हैं। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 11 हो गया, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, ये आ गई बेटा 28574। और यहाँ पर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, यानी कि 165/28574। अब ये 5 से कैंसिल होगी लेकिन फिर जो नीचे वाली वैल्यू है वो पॉइंट में आ जाएगी, इसलिए हम डायरेक्ट इसको अगर डिवाइड कर लें तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बेटा आएगी 0.00577 इंटू 10 द पावर 9। अब इसको अगर हम रीअरेंज करें, डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट कर दें, यहाँ पे जो आंसर होगा बेटा वो होगा 5.77 इंटू 10 द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 द पावर -31 kg। डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी। यानी कि यहां पर हमें फाइंड क्या करना है, पोजीशन एंड वेलोसिटी दोनों फाइंड करनी है, यानी कि डेल्टा v एंड डेल्टा x, ये दोनों ही हमें यहाँ पर क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। और गिवन यहाँ पर है क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 इंटू 10 द पावर -31 kg।
ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर बेटा जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो हमारा क्या होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो m क्या होता है, m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है h अपॉन 4 पाई। तो हमें फाइंड क्या करना है, डेल्टा वी एंड डेल्टा एक्स फाइंड करना है। तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो। तो बेटा h की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड अपॉन 4। पाई की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है ना। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, ये 6.6 इंटू 10⁻34 और जो की पावर है 10⁻31 उससे ऊपर कर लें तो ये क्या हो जाएगी, +31 अपॉन क्या बचेगा, 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1। अब ये पावर सॉल्व होगी तो माइनस का 34 है प्लस का 31 है, तो ये वैल्यू बनेगी 6.6 इंटू 10� हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 114.296, ये हमारा बन गया। अब यहां से हमें अगर डेसिमल रिमूव करना है तो हमें क्या करना होगा कि अपर साइड में 0 इंक्रीज करने होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस डेसिमल को इससे रिमूव कर दें तो यहाँ पे बन जाएगा 66 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट नीचे एक्स्ट्रा है तो 2 0 ऊपर क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे और ये बन जाएगा 114296। आप लोग को जैसा कैलकुलेशन इजी लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। जहां पर जो भी वैल्यू कैंसिल करनी हो अपने अकॉर्डिंग करो, ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 5 7 1 4 8 और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 0 0, ये कैंसिल हो गया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिवीजन की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं और आपको आंसर बताते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 5 7 1 4 8 और यहाँ पर 10⁻³ तो ये जो आंसर आएगा बेटा यहाँ पर ये आएगा 0.0577 0.0577 इंटू 10⁻³। ठीक है, ये इतना यहाँ पर आंसर आएगा। अब क्या करना है, डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करना है ना। तो डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करें अगर हम तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो क्या होगी, 5.77 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल, और इन्हें समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो बेटा मॉडल, एटॉमिक मॉडल जो है वो बेस्ड है वेव नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन पर। किस पर बेस्ड है, वेव नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन पर। यानी कि एटम जो है वो 2 पार्ट से मिलकर के बना है। फर्स्ट जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है। फर्स्ट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है। और सेकंड है 3 डायमेंशनल रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल रीजन। और इसी रीजन में होते हैं सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल्स। तो बेटा ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, है ना। और न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो क्या है, सेल है ना। तो सेल हमारे होते हैं KLMN। कितने सेल हैं, सेल यहाँ पर हमारे कितने हैं, इसमें 4 सेल हैं। सेल को हम ऑर्बिट भी कहते हैं और ये सेल है हमारे KLMN। तो सेल आपको क्लियर हो गए। यहाँ पर बेटा जो N की वैल्यू है वो K सेल के लिए होती है 1 और L सेल के लिए होती है 2, M सेल के लिए होती है 3 और N सेल के लिए होती है 4। इतना क्लियर हो गया। अब बेटा जो N = 1 होगा इसका मतलब ये हुआ कि वो K सेल में है, और N = 2 होगा तो L सेल है, N = 3 होगा तो M है, और N = 4 होगा तो वो N सेल है। और जब बेटा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स जब इंक्रीज होते हैं तो वहां पर क्या होता है, रेडियस ऑफ एटम इंक्रीज हो जाती है। क्या होता है, रेडियस ऑफ एटम जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है।
ये तो हो गए हमारे सेल। अब सब सेल क्या होते हैं बेटा? तो सब सेल को हम समझते हैं कि सब सेल क्या है। सब सेल को लिखते हैं बेटा हम एस पी डी एफ में। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एस पी डी एंड एफ, ये हमारे 4 सब सेल हैं। और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं ईच सब सेल में, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, पी में होते हैं 6, डी में होते हैं 10 और एफ में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। सब सेल क्लियर हो गया कि सब सेल क्या होते हैं। तो बेटा अगर हमें सेल पता हो तो हम सब सेल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सपोज करो कि n की वैल्यू क्या है हमारी? 1 है। n की वैल्यू क्या है? 1 है। तो 1 जब होगा तो ये क्या होगा? k सेल होगा। क्या होगा? k सेल होगा। और s सब सेल होगा। क्या होगा? s सब सेल होगा। वो भी कौन सा? 1s। जब n की वैल्यू 2 होती है बेटा तो वहां पर l सेल होता है हमारा। क्या होता है? l सेल होता है। और जब यहां पर l सेल होता है तो सब सेल की वैल्यू 2s एंड 2p होती है। 2s एंड 2p। जब n इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा तो यहां पर क्या होगा? m सेल होगा। कौन सा सेल होगा? m सेल। और m सेल के लिए होगा हमारा सब सेल 3s, 3p, 3d। ऐसे हम सब सेल फाइंड करते हैं। जब n इक्वल टू 4 होता है बेटा तो वहां पर होता है n सेल। और n सेल में जो सब सेल होते हैं वो होते हैं 4s, 4p, 4d, 4f। यानी कि n इक्वल टू जब 4 होगा तो n सेल होगा और उसमें 4 सब सेल होंगे। सो बेटा अगर आपको सेल पता है तो आप क्या कर सकते हो? सब सेल फाइंड कर सकते हो कि किस सेल में कितने सब सेल होते हैं, है ना। जैसे कि k सेल में क्या है? 1s सब सेल है, l में क्या है? 2s 2p है, m सेल में 3s 3p 3d है और n सेल में जो है 4s 4p 4d एंड 4f है। तो सेल क्या होते हैं बेटा ये आपको क्लियर हो गया। सब सेल क्या होते हैं, उनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। और जब हमें सेल पता हो तो ईच सेल में कितने सब सेल होंगे वो हम n की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। ओके बेटा। तो बेटा सेल सब सेल को डिस्कस करने के बाद ऑर्बिटल क्या होते हैं अब हम ये समझेंगे। सो बेटा ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding the electron is maximum। यानी कि ऑर्बिटल जो है वो क्या है? 3 डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। और बेटा ऑर्बिटल जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया हमारा s, एक हो गया हमारा p, एक हो गया हमारा d और एक हो गया हमारा f। अब s जो है उस s में 1 ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है? 1। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं और f में 7 ऑर्बिटल होते हैं। इतना क्लियर हो गया आप? s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं और f में 7 ऑर्बिटल होते हैं। और इट हैव डिफरेंट शेप। इन चारों ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि s का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? s का शेप स्फेरिकल होता है। p का शेप जो होता है वो डम्बल होता है, d का शेप जो होता है वो डबल डम्बल होता है और f का जो शेप होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। इतना क्लियर हो गया? तो बेटा s ऑर्बिटल को अगर हम स्किप कर दें तो ऑल अदर जितने भी ऑर्बिटल्स हमारे पास रिमेनिंग हैं यानी कि p d f वो सभी के सभी डायरेक्शनल कैरेक्टर के होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्शनल कैरेक्टर के। तो ये थे बेटा हमारे सेल, सब सेल एंड ऑर्बिटल। और यहां पर एक नोट है बेटा कि ऑर्बिट जो होते हैं यानी कि सेल कंसिस्ट्स ऑफ सबसेल एंड सबसेल कंटेन्स ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं किसको? सबसेल को। एंड सबसेल जो होते हैं वो कंटेन करते हैं ऑर्बिटल्स को। तो ये था हमारा सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। यहां पर मैं इसके शेप बना देता हूं। एस का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है यानी कि सर्कल, पी का शेप होता है डम्बल होता है, डी का शेप जो होता है वो डबल डम्बल होता है, एफ का शेप जो है वो कुछ ऐसे होता है। ठीक है ना। तो ये क्या है? शेप। अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, क्वांटम नंबर्स। सो बेटा क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स, कहां से आए क्वांटम नंबर्स, इन सब क्वेश्चंस को पहले हम समझते हैं। तो बेटा जो क्वांटम नंबर्स हैं वो होते हैं 4 टाइप के, n, l, m एंड s। इसमें से जो बेटा 3 क्वांटम नंबर हैं n, l एंड m, ये क्वांटम नंबर
जो एरविन श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दी थी, उस वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वहां से हमें मिले। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि NLM क्वांटम नंबर कम फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और जो फोर्थ क्वांटम नंबर है वो है बेटा हमारा S। तो ये क्वांटम नंबर कहां से आए ये आपको क्लियर हो गया। क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स, अब हम ये समझते हैं। वो नंबर्स जो किसी एटम में प्रेजेंट सेल, सब सेल, ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन्स के रोटेशन को एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं, है ना। क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स? जो सेल, सबसेल, ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को एक्सप्रेस करें, वो नंबर हमारे होते हैं क्वांटम नंबर्स। इतना क्लियर हो गया बेटा कि क्वांटम नंबर कहां से आए और क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। मान लो बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर हमें ऑक्सीजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन एटम लेंगे। ऑक्सीजन एटम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, और इसका करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो होगा 1s2 2s2 2p4, है ना। यानी कि जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कहाँ आया, 2p4 में है कहीं पे, है ना, 2p4 ये हमने लिया। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है इसने कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर N, L, M एंड S की हमें वैल्यू बतानी है। सो बेटा ऑक्सीजन एटम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सिंपली कहां पर होगा, 2p4 में होगा। और बेटा p सब सेल में होते हैं 3 ऑर्बिटल। p सब सेल में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। ये हमने 3 ऑर्बिटल बना लिए, 1 2 3। अब इन ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया, सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल किया, थर्ड इलेक्ट्रॉन फिल किया एंड ये हमने फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिल किया जो पेयर्ड हो गया, ठीक है ना। अब हमें इसी इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर्स यहां पर फाइंड करने हैं। तो बेटा जो 2p4 है इसमें ये जो 4 हैं ये क्या है हमारे, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और ये जो 2 है ये हमारा क्या है, सेल है। क्या है, सेल। और सेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से। और ये जो P है हमारा बेटा ये हमारा है सब सेल। ये क्या है, सब सेल है, और सब सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। और P में 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें हमने 4 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, जिसमें से 4th इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पर आ रहा है। और इसी इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या करना है, 4 क्वांटम्स नंबर फाइंड करनी है। ओके बेटा। सो बेटा क्वांटम नंबर यहां पर कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं। तो अब हम एक एक करके पहले सभी क्वांटम नंबर को समझते हैं, उसके बाद क्वांटम नंबर्स क्वेश्चन में कैसे फाइंड किए जाते हैं वो हम सीखेंगे। तो बेटा यहां पर हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। कितने टाइप के हैं, 4 टाइप्स के हैं, जिसमें फर्स्ट क्वांटम नंबर है हमारा बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से। इससे रिप्रेजेंट करते हैं N से, यानी कि ये सेल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, सेल से। और ये डिस्क्राइब करता है एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम एंड साइज ऑफ द ऑर्बिट। सो बेटा N की जो वैल्यू है वो 0 को छोड़ करके कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 डॉट 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 इनफिनाइट। यानी N की वैल्यू जो होगी बेटा वो 0 नहीं होगी, और उसको छोड़कर कोई भी नंबर जो है वो N हो सकता है।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको समझ में आ गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रिलेटेड होता है किससे? सेल से। और 0 को छोड़कर कोई भी नंबर n की वैल्यू हो सकती है। अब बेटा नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है हमारा वो है एजीमूथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वांटम नंबर हमारा कौन सा है? एजीमूथल क्वांटम नंबर है। एजीमूथल क्वांटम नंबर। ये जो बेटा एजीमूथल क्वांटम नंबर है ये रिलेटेड है सबसेल से, यानी कि ये सबसेल को बताता है और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से। एजीमूथल क्वांटम नंबर रिलेटेड किससे है? सबसेल से रिलेटेड है और सब एनर्जी लेवल एंड शेप ऑफ सबसेल को डिस्क्राइब करता है। तो बेटा जो सबसेल होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। सबसेल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा S होता है, एक हमारा P होता है, एक D एंड F। ये S, P, D, F 4 हमारे क्या है? सबसेल हैं और इनके लिए जो L की वैल्यू होती है वो 0 S के लिए है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है और F के लिए 3 होती है। सबसेल कितने हैं बेटा? 4 सबसेल हैं SPDF और L की वैल्यू डिफरेंट सबसेल के लिए डिफरेंट होती है। S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F के लिए 3 होती है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज करो कि हमें दिया हुआ है 4s1। हमारे पास क्या है? 4s1। अब यहां पर बेटा हमें क्या बताना है? n की वैल्यू बतानी है एंड l की वैल्यू बतानी है। तो n जो होता है वो s के पहले जो नंबर लिखा है वो क्या होता है? n होता है। तो n यहां पर कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। और 4s1 है तो s के लिए l की वैल्यू कितनी है? 0। तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हमारे पास 3d5 हो, है ना, तो बेटा n निकालने के लिए सिंपल ट्रिक मैंने बताई है कि SPDF से पहले जो भी नंबर लिखा है वो n है। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। और D सबसेल है तो D सबसेल के लिए L की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो L इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। एक नेक्स्ट एग्जांपल की और हम बात करें। सपोज हमारे पास 2p4 है, 2p4। अब इसके लिए आप इजिली n बता लोगे कि सर यहां पर n होगा 2 और l की वैल्यू यहां पर होगी 1, क्योंकि p सबसेल है और p सबसेल के लिए l की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से हम n एंड l को फाइंड कर सकते हैं। इन एग्जाम्पल की हेल्प से हमने n एंड l यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमूथल क्वांटम नंबर को फाइंड करना सीख लिया। एक फॉर्मूला और होता है l को फाइंड करने का। L इक्वल टू होता है 0 to n-1। इस फॉर्मूले से भी हम L को फाइंड कर सकते हैं। कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है आगे हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें समझेंगे। अब हम समझते हैं बेटा नेक्स्ट क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है हमारा वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है बेटा ये रिलेटेड है ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस, यानी कि ये हमें ओरिएंटेशन बताता है। सो बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम m से, है ना। या फिर कुछ क्वेश्चन में ये ऐसे भी लिखा मिलेगा ML। तो ये दोनों ही सिंबल किसके हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के। अब हम SPDF सबसेल के लिए m फाइंड करेंगे। m इक्वल टू होता है बेटा -L2 + L, -L2 + L। तो m को कैसे फाइंड करते हैं वो समझते हैं। यहां पर बेटा हमने ले लिया एजीमूथल क्वांटम नंबर L, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता था? सबसेल को रिप्रेजेंट करता था। किसको रिप्रेजेंट करता था? सबसेल को रिप्रेजेंट करता था। और यहां पर हमने ले लिया m, है ना। तो L की वैल्यू जो थी वो S के लिए क्या थी? 0 थी।
एस के लिए क्या थी 0 थी, पी के लिए क्या थी 1 थी, डी के लिए 2 एंड एफ के लिए कितनी थी 3 थी। तो बेटा जब एल की वैल्यू एस के लिए 0 होती है तो एम भी जो होता है वो हमारा 0 होता है और इसके लिए यहां पर एक ऑर्बिटल बनता है। क्या बनता है? एक ऑर्बिटल बनता है और एम की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। क्लियर? जब बेटा P हमारा 1 होगा तो उसके लिए M जब हम फाइंड करेंगे तो क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे -L2 +L। तो इसकी जो वैल्यू बनेगी M की P के लिए वो क्या होगी -1 0 +1 ये वैल्यू होगी। तो यहां पर ऑर्बिटल जो बनेंगे वो कितने बनेंगे बेटा 3 बनेंगे। कितने बनेंगे 3 ऑर्बिटल बनेंगे, एक -1 का, एक 0, एक +1 का। तो ये हमारा क्या है px है, ये हमारा क्या है py है, ये हमारा क्या है pz है। क्लियर हो गया? यानी कि जब L की वैल्यू P के लिए 1 होती है तो M की वैल्यू क्या होती है -1 0 +1। जब L की वैल्यू क्या होगी बेटा D के लिए 2 होगी तो M की वैल्यू क्या होगी -2 -1 0 +1 +2। ये क्या होगी M की वैल्यू हो जाएगी किसके लिए जब L की वैल्यू 2 होगी। तो D में बेटा कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। D में 5 ऑर्बिटल होते हैं इसलिए यहां पर ये वैल्यू कितनी है 5 है, या फिर ये कह लो कि ये 5 वैल्यू है इसलिए D में 5 ऑर्बिटल है। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब F जो है बेटा तो L की वैल्यू F के लिए कितनी होती है 3, तो M की वैल्यू कितनी निकलेगी यहां -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ये वैल्यू आएगी बेटा F के लिए। और F में कितने ऑर्बिटल होते हैं 7 ऑर्बिटल होते हैं। F में कितने ऑर्बिटल हैं 7 ऑर्बिटल हैं। 1 2 3 4 5 2 7। तो बेटा अगर हमें L की वैल्यू गिवन है किसी भी सबसेल के लिए तो हम M की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी कि इस एग्जाम्पल से आप ये समझ गए होंगे कि अगर L की वैल्यू 1 गिवन है तो M की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि L की वैल्यू 1 किसके लिए होती है P के लिए होती है और P में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना। तो M की वैल्यू जो होती है वो L पे डिपेंड करती है। सो बेटा जब L हमें गिवन हो यानी कि हम ये कहें कि जब L हमें पता हो तो M हम कैसे फाइंड करेंगे इसका कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। अब हम यहां पर लेते हैं एक एग्जांपल और एग्जांपल से हम M को फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2p3, हमारे पास क्या है 2p3 है और हमें थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए किसके थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या फाइंड करना है M हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो बेटा ये क्या है 2p3 है और p सबसेल के लिए ऑर्बिटल कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहां पर हम पहले बनाते हैं 3 ऑर्बिटल। ये हमने क्या किए 3 ऑर्बिटल बना लिए। अब इन 3p ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया, सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल किया एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन फिल किया और हमें थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए ही M की वैल्यू फाइंड करनी है। M जो होता है वो -L2 +L होता है। तो ये फर्स्ट वाले ऑर्बिटल की वैल्यू क्या हो जाएगी M के लिए -1 और सेकंड 0 और थर्ड के लिए +1 हो जाएगी। तो 2p3 में बेटा जो M की वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी होगी +1 होगी। अब अगर हम यहां पर ये कहें कि हमें N भी फाइंड करना है तो यहां पर उस ट्रिक को अप्लाई करो कि P से पहले जो नंबर है वो क्या है N है। तो P से पहले N है हमारा कितना 2 है, तो हमने यहां से N भी फाइंड कर लिया। यहां से अगर L फाइंड करना हो बेटा तो L जो होता है वो P के लिए कितना होता है 1 होता है। समझ में आ गया? यानी कि बेटा 2p3 के लिए M कैसे फाइंड होगा ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। साथ साथ हमने यहाँ पर N की वैल्यू एंड L की वैल्यू भी फाइंड करके आपको दिखाया है कि 2p3 के लिए N एंड L की वैल्यूज क्या होंगी। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं बेटा नेक्स्ट क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर को, जो कि हमारा 4th क्वांटम नंबर है।
तो बेटा जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसे हम डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और एग्जाम में ये एम एस ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है। जो स्पिन क्वांटम नंबर है बेटा, ये डिस्क्राइब करता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को। किसको बताता है ये? इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को ये स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। अब जो बेटा इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन जब मूव होता है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसकी मूविंग क्लॉकवाइज होती है और एंटी क्लॉकवाइज भी होती है। तो क्लॉकवाइज जब बेटा वो मूव करेगा तो वॉच हमारी जैसे चलती है वो क्या है? क्लॉकवाइज है। और इसके अपोजिट की बात करें अगर हम, वॉच जिस साइड चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो वो हमारा क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने के 2 डायरेक्शन है, एक हमारा क्लॉकवाइज है और एक हमारा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है तो जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो इस डायरेक्शन में होते हैं, और जो s की वैल्यू होती है बेटा वो +½ होती है। और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऑर्बिटल में फिल होता है और s की जो वैल्यू होती है बेटा वो -½ होती है। इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 2p3 ले लिया, चलो 2p3 को ही ले लिया हमने एग्जांपल के लिए, और यहां पर हमें क्या करना है? लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू बतानी है। तो बेटा आप क्या करोगे? p सबसेल है बेटा आपके पास, और p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। और हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बताना है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में फिल हुआ, सेकंड वाला सेकंड में फिल हुआ, और थर्ड वाला थर्ड ऑर्बिटल में फिल हुआ। अब देखो ये जो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है बेटा, जो ऑर्बिटल में फिल हुआ है, ये कैसा है? क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर s की वैल्यू क्या होगी? +½ हो जाएगी। s कैसे फाइंड हुआ समझ में आ गया बेटा? ये थे बेटा 4 क्वांटम नंबर्स जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो बेटा स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन को हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। यही क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन को अब हम क्या करेंगे? इजिली सॉल्व करेंगे। तो बेटा अब हम करते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन क्या था कि ऑक्सीजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर फाइंड करने थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऑक्सीजन लेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा कहां पर आएगा? 2p4 में आएगा। तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p4 में आएगा तो यहां पर हम इस 2p4 को लिखते हैं। तो ये जो p से पहले वैल्यू है या p से पहले जो नंबर है, ये हमारा क्या है? n है। ये हमने आपको सिखाया। तो n की वैल्यू हमें मिल गई कितनी? 2। और p सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो हमने l भी फाइंड कर लिया। अब यहां पर हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए m फाइंड करना है। तो बेटा जब p सबसेल होता है तो p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। और यहां पर इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 4। तो हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया, सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल किया, थर्ड इलेक्ट्रॉन फिल किया, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हुआ? पेयर हुआ। और इसी इलेक्ट्रॉन के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर फाइंड करने थे, है ना। तो यहां पर वैल्यू क्या आई? m की वैल्यू -l से +l होती है। तो फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए -1, सेकंड के लिए 0, थर्ड के लिए क्या हुई? +1। तो यहां पर बेटा जो m हमें मिलेगा वो m हमें चाहिए किसके लिए? इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए जो फर्स्ट ऑर्बिटल में फिल है। तो कितनी वैल्यू है? -1। तो m की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई? -1। और s की वैल्यू, चूंकि फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो क्या है? अपोजिट स्पिन है, इसलिए s की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर -½ हो गई। इजिली सॉल्व हो गया क्वेश्चन, और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा हम क्वांटम नंबर का, ताकि कॉन्सेप्ट जो आपने सीखे हैं वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे होंगे ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ m फॉर 4pz ऑर्बिटल्स। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यानी कि यहां पर हमें m फाइंड करना है और किसके लिए फाइंड करना है? 4pz ऑर्बिटल के लिए।
तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अब आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लिखना है, आप 4pz लिखोगे। तो p से पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो हमारा क्या हो जाता था बेटा, n। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 4 हो गई, है ना। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 4 हो गई। क्योंकि सबसेल यहाँ पर p है तो p सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब m फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, p सबसेल के लिए ऑर्बिटल बनाएंगे, और फर्स्ट जो ऑर्बिटल है वो होता है px, सेकंड जो होता है वो होता है py, और थर्ड जो होता है वो pz होता है। l की वैल्यू जो होती है वो -l2 प्लस l होती है, तो -1 0 और +1 हो गई। यानी कि pz में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर होगा, है ना। और pz के लिए ही हमें m की वैल्यू बतानी थी, तो m इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि 4pz ऑर्बिटल के लिए हम m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर, और कॉन्सेप्ट के बाद आप क्वेश्चन करना भी सीख गए। अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, क्या कहता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सबसे पहले हम इस प्रिंसिपल को समझते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल। दैट मीन्स अगर कोई एटम है, उस एटम में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। यानी कि n, l, m ये 3 तो सेम हो सकते हैं, बट s जो होगा वो डिफरेंट होगा। कैसे, प्रिंसिपल को लिखते हैं पहले, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, no 2 electrons in atom, no 2 electrons in atom can have all the 4 quantum numbers, the 4 quantum numbers आइडेंटिकल। ये तो हो गया बेटा ये प्रिंसिपल, समझ में आ गया। यानी कि यहां पर हमने ये कहा कि कोई भी एटम है, उस एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हम 4 क्वांटम नंबर फाइंड करते हैं तो 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू बोथ इलेक्ट्रॉन के लिए सेम रहेगी, बट s जो होगा डिफरेंट होगा। लाइक यहां मैं लिख देता हूं, लाइक n, l, m सेम बट s डिफरेंट। यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n, l, m की वैल्यू तो सेम हो सकती है, बट s डिफरेंट होगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल एक हमने लिया यहाँ पर 2p6, यहाँ पर हमने क्या लिया, 2p6 लिया, और इस 2p6 में हमसे ये कहा जाए कि थर्ड एंड सिक्स इलेक्ट्रॉन के लिए आप 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बताइए। तो 2p6 है, क्वांटम नंबर में हमने ये समझा था कि जो p से पहले नंबर है वो हमारा n हो जाता है। क्या हो जाता है, n हो जाता है। तो n की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि p सबसेल है इसलिए l की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और m की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा p सबसेल के लिए, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हम फाइंड कर रहे हैं 4 क्वांटम नंबर फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो l की वैल्यू फाइंड हो गई, m कितनी आएगी बेटा, m की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे। थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं तो -1 फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए, 0 फिर थर्ड ऑर्बिटल के लिए +1। तो m की वैल्यू यहाँ पे बेटा कितनी आई, +1 आई। और s की वैल्यू बेटा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है इसलिए यहाँ क्या हो गया, +½ हो गया। ये थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हमने 4 क्वांटम नंबर्स को फाइंड कर लिया। अब हम फॉर 6th इलेक्ट्रॉन, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करते हैं। ये तो हमने किसके लिए, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए किया था, हम 6 इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करते हैं। तो 2p6 है, n अगेन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। l p सबसेल है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। m की वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बेटा जब p ऑर्बिटल्स में 3 के बाद 4th इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो पेयरिंग होने लगती है इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है
पेयर हुआ और 6 इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो ये इलेक्ट्रॉन है ना, जो कि किस में आ रहा है, पीजेड में आ रहा है। यहां भी इसकी वैल्यू क्या है, m की +1 है, तो यहां से हमने +1 m की वैल्यू फाइंड कर ली, यानी 3rd इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो +1 में आ रहे हैं, है ना। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 3rd इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, +1 में आ रहा है, तो m की वैल्यू क्या हो गई, +1 हो गई। और s की वैल्यू बेटा यहाँ पर जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, -½ होती है। इस प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि कोई भी एटम है, उस एटम के अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम 4 क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करेंगे, तो 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू तो सेम हो सकती है, बट 4th क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट होगी। अब बेटा हम इसके यूजेस को समझते हैं कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज क्या है ना। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज क्या है, तो बेटा ये प्रिंसिपल जो है इट डिटरमाइन the maximum number of electron in any cell, subcell and ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। यानी कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, चाहे वो सेल के लिए हो या फिर सबसेल के लिए हो और या फिर किसके लिए हो, ऑर्बिटल्स के लिए हो। अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, अफबाउ प्रिंसिपल। सो बेटा क्या कहता है ये प्रिंसिपल और कैसे हम एसपीडीएफ में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसको हम समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस सबसेल की एनर्जी सबसे कम होगी, जिस सबसेल की एनर्जी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें फिल होगा, और जब वो सबसेल कंप्लीटली फिल हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में जाएगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होते हैं एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में जाता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है, और जब वो सबसेल कंप्लीटली फिल हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में एंटर करता है या उस सबसेल में जाता है जिसकी एनर्जी हायर होती है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। अब आप लोग ये थिंक करोगे कि सर हम कैसे पता करें कि किसकी एनर्जी लोअर है और किसकी एनर्जी हायर है। तो बेटा जो सबसेल है उसकी एनर्जी लो है या हाई है, अगर हमें इसे समझना है तो उसके लिए हमें N+L रूल को पढ़ना होगा, क्योंकि N+L रूल हमें ये बताता है कि किस सबसेल की एनर्जी जो है वो लो होगी और किस सबसेल की एनर्जी हाई होगी। तो बेटा N+L रूल पे हमने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के N+L रूल को समझ सकते हैं। ओके बेटा। सो बेटा सबसेल जो है हमारे पास वो होते हैं 4। एक तो हमारा S होता है, एक P होता है, एक D होता है और एक F होता है। S में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, P में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, D में हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और F में हम मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। ये सबसेल कैसे फिल होते हैं इसका ऑर्डर हम समझते हैं। तो इसके लिए अफबाउ ने क्या किया, एक ये ट्रिक बताई। अफबाउ ने क्या किया, एक ये ट्रिक बताई, और इस ट्रिक में इन्होंने ये बताया कि 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s को हम 1 लाइन में अरेंज कर लें, फिर 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p को सेकंड लाइन में, 3d, 4d, 5d, 6d को थर्ड लाइन में, एंड फोर्थ लाइन में 4f एंड 5f को हम लिख लें, और उसके बाद हम इस तरीके से एरो बना लें, और जिस डायरेक्शन में ये एरो बने हैं उसी डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो बेटा क्या होगा कि देखो डायरेक्शन क्या है कि पहले 1s फिल होता है, फिर 2s फिल होता है, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा टफ है। क्यों? क्योंकि इसे याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, और अगर हमें किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम को बनाना पड़ेगा, फिर हमें एरो बनाने पड़ेंगे, उसके बाद हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। सो बेटा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं,
जिससे आप लोग इजिली किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ही समय में कर सकते हैं, और वो ट्रिक बहुत ही इजी ट्रिक है। सो बेटा, आपको पता चल गया कि किस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। अब हम समझने वाले हैं उस ट्रिक को। तो ट्रिक के लिए सबसे पहले आप क्या करो, S P D F, ये 4 सबसेल आप लिख लो, ठीक है ना। और S के नीचे आप लिख लो 1, P के नीचे आप लिख लो 2, D के नीचे आप लिख लो 3 और F के नीचे लिख लो आप 4। यहीं से मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं। सबसे पहले जब हम ट्रिक लिखेंगे तो किसको लिखेंगे, S को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, S को लिखेंगे, वो भी 2 टाइम। फिर हम PS को लिखेंगे 2 टाइम। उसके बाद हम DPS को लिखेंगे 2 टाइम। उसके बाद हम FDPS को लिखेंगे 2 टाइम। यानी कि यहां पर हमें S को 2 टाइम लिखना है, PS को 2 टाइम लिखना है, DPS को 2 टाइम लिखना है एंड FDPS को भी 2 टाइम लिखना है। कैसे, अब मैं आपको लिख के दिखाता हूं। सो बेटा, कैसे लिखना है, सबसे पहले हमने क्या किया, S को 2 टाइम लिखा, S। फिर हमें क्या करना है, PS लिखना है एंड ES लिखना है, ये भी 2 टाइम हो गया। फिर DPS लिखना है, फिर हमें क्या करना है, DPS लिखना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, FDPS लिखना है। अगेन हमें FDPS लिखना है। ये हमने लिख लिया। अब यहां पर क्या करना है बेटा, अच्छे से देखना। S की हम क्या कर लेते हैं, नंबरिंग। तो यहां से स्टार्ट कहां से है, 1 से, तो ये क्या हो गया 1S। फिर ये क्या हो गया 2S, ये क्या हो गया 3S, 4S, 5S, 6S, 7S और ये वाला S हम हटा देते हैं यहां से, लास्ट वाला। अब P पे आ जाओ, तो P कहां से स्टार्ट है, 2 से, तो 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P। D 3 से स्टार्ट है, तो 3D, 4D, 5D, 6D। अभी क्या बचा, F, तो F कहां पे है, 4F, 5F, ये हमने इनके नंबर्स कर लिए। अब ये जो ऑर्डर है हमारा बेटा लेफ्ट टू राइट का, ये है एनर्जी लेवल का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इस ट्रिक के हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हमें क्लोरीन का लिखना है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, आपको पता है। तो यहां हम लिखेंगे 1s2, फिर 1s2 के बाद क्या आता है 2s2, 2s2 के बाद क्या आएगा 2p6, 2p6 के बाद 3s2 और 3s2 के बाद क्या आएगा 3p आएगा। तो हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं 6 to 8 to 10 to 12 और रिमेनिंग कितने बचे 5, तो 3p5। ये हमने क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। ऐसे हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ट्रिक से लिख सकते हैं और ये ट्रिक आपको इजिली लर्न भी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पोटेशियम का लिखना है तो फिर हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 कितने हो गए 6 to 8 to 10 to 12, 6, 18 और 3p6 के बाद क्या आता है 4s1 आता है। यहां से हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। किसी भी एलिमेंट का कितना भी एटॉमिक नंबर हो, आप इस ट्रिक की हेल्प से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजिली लिख सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में यहां पर कुछ एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शनल केस में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम कॉपर का। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 29 होता है। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कैसे, तो ये क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 6 to 8 to 10 to 12, 6, 18 to 20 हो गए और यहां क्या हो जाएगा 3d9। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा ये हमारा रॉन्ग है, इसीलिए यहां पर एक्सेप्शन है। क्यों, क्योंकि जो 3d9 है बेटा ये क्या है अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल है। और जब ये स्टेबल होगा तो
तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हमें इसको स्टेबल करना है तो क्या करना होगा, s का एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करें, d को दे दें, है ना। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, 4s1 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा। अब देखो, कोई भी सबसेल है, अगर वो हाफ फिल्ड होता है तो वो स्टेबल होता है, फुल फिल्ड होता है तो वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पर s ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d को दे दिया तो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी स्टेबल हो गया क्योंकि ये फुल फिल्ड हो गया। और 4s के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पे भी वो स्टेबल होता है और 1 पे भी वो स्टेबल होता है। तो ये 4s1 भी स्टेबल हो गया और 3d10 भी स्टेबल हो गया। इसलिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 3p6 के बाद 4s1 एंड 3d10 होगा। समझ में आ गया बेटा, n+l रूल। इस रूल की हेल्प से हमें ऑर्बिटल को फिल करने का सीक्वेंस पता चलता है। दैट मीन्स कि किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होगा उसका ऑर्डर पता चलता है। तो क्या कहता है बेटा n+l रूल, कि द इलेक्ट्रॉन कम्स इन द वैकेंट सबसेल विद द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n+l। If the value of n+l is same, then electrons enters the subcell having lowest value of n। सर नहीं समझ में आया, तो इसको हम और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो n है यहाँ पर वो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये पता चल गया। l क्या है, l है बेटा सबसेल। क्या है, l सबसेल है ना। और सबसेल हमारे कौन कौन से होते हैं, S होता है, P होता है, D होता है, F होता है। S सबसेल की वैल्यू L के लिए क्या होती है, 0 होती है, P की 1 होती है, D की 2 होती है और F की 2 होती है। ये हमारी L की वैल्यू होती है SPDF सेल के लिए। सो बेटा इस रूल को सिंपल टर्म में समझते हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस वैकेंट सबसेल में इंटर करते हैं जिसकी n+l की वैल्यू लोवेस्ट होती है। इतनी बात समझ में आ गई। और जब n+l की वैल्यू सेम होती है तो इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में पहले एंटर करेंगे जिस सबसेल की n की वैल्यू लोवेस्ट होगी। कैसे, उससे समझते हैं। तो बेटा अबाउ रूल जो है उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं उनके एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और वो क्या होता है, वो होता है 1s पहले, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। ये हमारा क्या है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल का। अब यहां पर हम क्या करें, सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड कर लें। तो बेटा जो n की वैल्यू होगी 1s के लिए वो हमारी क्या होगी, 1 होगी। 2s के लिए 2, 2p के लिए 2, 3s के लिए 3, 3p के लिए 3, 4s के लिए 4, 3d के लिए 3, 4p के लिए 4 और 5s के लिए 5। n की वैल्यू यहाँ पर हमने लिख ली। अब यहाँ पर हम l की वैल्यू लिखते हैं। तो l हमारा क्या है, सबसेल है। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ भी 0 हो गया। p के लिए 1 होती है, फिर s के लिए 0 हो गई, फिर p के लिए 1 हो गई, फिर s के लिए 0 हो गई। d के लिए l की वैल्यू 2, p के लिए l की वैल्यू 1 और s के लिए l की वैल्यू 0। अब इनको हम ऐड करते हैं तो n+l की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, n+l। तो यहाँ पर क्या होगा, n+l की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर 2 होगी, यहाँ पर 3 होगी, यहाँ पर 3 होगी, यहाँ पर 4 होगी, यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या होगी 5 होगी, यहाँ पर 5 होगी और यहाँ पर 5 होगी। इस तरह से बेटा हम n+l को ऐड करके n+l की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम इस रूल को और अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे, इस रूल का कहना इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में पहले एंटर करेगा जिसमें n+l की वैल्यू क्या होगी, लोवेस्ट होगी। तो देखो n+l की वैल्यू जो है 1s के लिए क्या है, 1 है, तो सबसे पहले इसमें एंटर करेगा, फिर 2s में जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1s से ज्यादा है, फिर 2p एंड 3s। यहां पर क्या हो रहा है, n+l की वैल्यू 2p एंड 3s के लिए क्या है, सेम है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जब n+l की वैल्यू सेम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में एंटर करते हैं जिस सबसेल की n की वैल्यू क्या होती है, लोवेस्ट होती है। तो बेटा 2p के लिए n की वैल्यू कितनी है, 2 है, और 3s के लिए n की वैल्यू कितनी है, 3।
तो 2p की n की वैल्यू जो है वो 3s की n की वैल्यू से क्या है, लोवेस्ट है। इसलिए जब n प्लस l की वैल्यू सेम होंगी तो इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में पहले फिल होता है जिसकी n की वैल्यू क्या होती है, लोवेस्ट होती है। ये है बेटा हमारा n प्लस l रूल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बेटा हंट्स रूल को हम हुंड रूल के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा हंट्स रूल हम क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं। तो बेटा हंट्स रूल जो है वो हमें ये बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें फिल करने हैं तो उनको हम कैसे फिल करें। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हंट्स रूल किसी भी सबसेल के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो कैसे करनी है इसको बताता है। सो बेटा हंट रूल पढ़ने से पहले आप लोग अफबाउ प्रिंसिपल जरूर पढ़ना। अफबाउ प्रिंसिपल पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप अफबाउ प्रिंसिपल बाय श्रवण सर डालेंगे तब आपको यूट्यूब चैनल सर्च करने में मिल जाएगा। तो बेटा सबसे पहले हम समझते हैं हंट्स रूल। अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, इलेक्ट्रॉन्स इन अ subcell, electrons in a subcell are paired only when all the orbitals of a subcell is half filled with parallel spin, ये हमारा हंट रूल है। सो बेटा हंट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या पता चला हमें कि इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबसेल इज हाफ फिल्ड विद पैरेलल स्पिन। यानी कि किसी भी सबसेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब तक हाफ फिल्ड नहीं होंगे तब तक उनकी पेयरिंग नहीं होगी। यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जब फिल हो जाता है तब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। कैसे? सपोज करो बेटा कि हमारे पास p सबसेल है। क्या है? p सबसेल है हमारे पास, और p सबसेल में हमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो बेटा जो p सबसेल होता है, p सबसेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पर होते हैं। अब इन 3 ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू हंट रूल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पहले हम फिल करेंगे, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले में ऑर्बिटल में फिल करेंगे, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिटल में फिल करेंगे। अब हम फोर्थ को क्या करेंगे? पेयर करेंगे, फिफ्थ को हम पेयर करेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले हमने ऑर्बिटल में फिल किया, देन हमने क्या किया, उसको पेयर किया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डी सबसेल की बात करें बेटा, तो डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल हैं। कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल हैं। और डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं ना। डी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं? 10 फिल होते हैं। तो सपोज करो कि हमें 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करने हैं? फिल करने हैं। तो हंट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पेयरिंग नहीं करनी है कि 2-2 करके हमने फिल कर दिए और 5 ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। सबसे पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे। जब ये ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो जाएंगे तब हम इनको क्या करेंगे? पेयर करेंगे। तब हम इनकी पेयरिंग करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे। तो ये है बेटा हंट्स रूल, जो कि हेल्प करता है हमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में। सो बेटा हंट्स रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना